8 नवंबर 1971 इंडियन इंटरसेप्टिंग वायरलेस स्टेशन के कमांडिंग ऑफिसर मेजर धर्मदेव दत्त को इंटरसेप्शन के दौरान कराची और ढाका के बीच कम्युनिकेशन में काफी इजाफा देखने को मिल रहा था। उन्हें कई दिन से कुछ सस्पिशियस महसूस हो रहा था। उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक और नए युद्ध की दहलीज पर खड़े थे। अब बस केवल तारीख के ऐलान होने की देर थी। ऐसे में वॉर की पॉसिबिलिटीज को देखते हुए उन्हें शक था कि पाकिस्तान जरूर भारत के खिलाफ कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, लेकिन कब, क्या और कैसे? इन सवालों का जवाब वो 72 घंटों की जद्दोजहद के बाद भी ढूंढ नहीं पाए थे। लेकिन 10 नवंबर को उनकी मेहनत रंग लाई और आखिरकार उन्होंने पाकिस्तानी नेवल कोड को डीकोड कर लिया, जिसमें उन्हें पता चला कि पाकिस्तान इंडियन नेवी के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपनी सबमरीन PNS गाजी को भारत भेजने की प्लानिंग कर रहा है। PNS गाजी उस समय न केवल पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया की पहली और सबसे ताकतवर सबमरीन थी, जिसे पाकिस्तान ने साल 1964 में अमेरिका से लीज पर लिया था। इससे पहले भारत से 2 बार मुंह खा चुका पाकिस्तान इस बार जंग से पहले ही अपनी पोजीशन को मजबूत करना चाहता था। पाकिस्तान के इस प्लान की खबर से इंडियन नेवी अलर्ट हो गई और तेजी के साथ PNS गाजी को रोकने की प्लानिंग करते हुए पाकिस्तान को उसी की चाल में फंसाकर मात देने के लिए हर एक पॉसिबिलिटी को बारीकी से कुरेदने में लग गई। वही पाकिस्तान अपनी जीत के गुमान में चूर PNS गाजी को इंडिया की ओर रवाना कर चुका था। बीतते समय के साथ PNS गाजी तेजी से इंडियन कोस्टल इलाके के करीब पहुंचने लगी, लेकिन तब उस पर सवार पाकिस्तानी नौसैनिकों और खुद पाकिस्तान सरकार को कहां पता था कि PNS गाजी INS विक्रांत की तरफ नहीं बल्कि अपनी मौत की तरफ बढ़ रही है। तो आइए जानते हैं कि इंडियन नेवी ने पाकिस्तान की इकलौती सबमरीन PNS गाजी को कैसे डुबोया। आखिर वो इंडियन नेवी की कौन सी स्ट्रेटेजी थी जिसमें फंसकर INS विक्रांत को डुबाने निकली PNS गाजी खुद समुद्र में हमेशा के लिए डूबकर खत्म हो गई। PNS Ghazi, Pakistan's only long-range fast-attack submarine leased from the US, was tasked with a critical mission to hunt and destroy India's aircraft carrier INS Vikrant. The Indian Navy had gathered intelligence that Ghazi was present in waters somewhere between Vizag and Chennai. He declared that whether I return or not, INS Rajput will return for sure. The trap was set. The sinking of PNS Ghazi with 93 men on board was a key moment in the war, which ended with the creation of Bangladesh in 1972. How did PNS Ghazi's fall lead to India's victory in the 1971 Bangladesh War? 1947 में भारत के पार्टीशन के बाद जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ, तब बंगाल का ईस्टर्न पार्ट भी पाकिस्तान के हिस्से में आया, जिसे ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। पाकिस्तान के फॉर्मेशन के बाद से ही ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में इक्वल पॉपुलेशन होने के बावजूद पाकिस्तान की सत्ता और रिसोर्सेज पर हमेशा वेस्ट पाकिस्तान का दबदबा रहा। ईस्ट पाकिस्तान को न केवल पावर और डेवलपमेंट से दूर रखा गया, बल्कि उनकी लैंग्वेज और उनके कल्चर को भी भरपूर दबाया गया। ईस्ट पाकिस्तान में बांग्ला बोलने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होने के बावजूद पाकिस्तानी गवर्नमेंट उन पर हमेशा उर्दू थोपने का प्रयास करती रही। इससे ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान के बीच दरार बढ़ती चली गई और इसी के साथ साल 1970 आ गया। इस साल पाकिस्तान के इलेक्शन में शेख मुजीबुर रहमान की लीडरशिप में उनकी पार्टी आवामी लीग ने जुल्फिकार अली भुट्टो को करारी शिकस्त देते हुए एक जबरदस्त जीत हासिल की। मुजीबुर रहमान के पास सरकार बनाने के लिए बहुमत होने के बावजूद पाकिस्तान को सालों से कंट्रोल कर रहे वेस्ट पाकिस्तान के लीडर्स और आर्मी को ईस्ट पाकिस्तान के एक बंगला भाषी नेता के अंडर काम करना गवारा नहीं हुआ और उन्होंने मुजीबुर रहमान की सरकार नहीं बनने दी। वेस्ट पाकिस्तान की इस तानाशाही और मनमानी से ईस्ट पाकिस्तान के नेताओं और उनकी जनता को गहरा धक्का लगा। उनको अब यकीन हो गया था कि पाकिस्तान के साथ रहकर उनको अपना अधिकार कभी नहीं मिल पाएगा। इसी के साथ ईस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तानी गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की आग तेज हो गई और वहां लोग सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करने लगे। अब बात केवल अधिकारों की नहीं थी, बल्कि अब बांग्लादेश के रूप में एक आजाद देश की मांग भी जोर पकड़ने लगी थी।
ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को अपने कंट्रोल से बाहर होता देख वेस्ट पाकिस्तान के हुक्मरानों ने प्रोटेस्ट को कुचलने के लिए 26 मार्च 1971 को ईस्ट पाकिस्तान में मिलिट्री एक्शन लेते हुए ऑपरेशन सर्च लाइट की शुरुआत कर प्रोटेस्टर्स पर कहर ढाना शुरू कर दिया। हजारों मासूम लोगों को मारा जाने लगा, महिलाओं के साथ ज्यादती की जाने लगी। इस क्रैकडाउन में बच्चों तक को भी नहीं बख्शा गया। इस खून खराबे के बीच शेख मुजीबुर रहमान को भी अरेस्ट करके वेस्ट पाकिस्तान की जेल में बंद कर दिया गया, जिससे हर तरफ खौफ का माहौल पैदा हो गया। गिरफ्तारी और पाकिस्तानी आर्मी के टॉर्चर से बचने के लिए बड़ी संख्या में ईस्ट पाकिस्तान के लोग भागकर भारत आने लगे। भारत सरकार भी ईस्ट पाकिस्तान की सिचुएशन को काफी क्लोजली मॉनिटर कर रही थी। 31 मार्च 1971 को इंडियन पार्लियामेंट में ईस्ट पाकिस्तान के लोगों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ एक रेजोल्यूशन भी लाया गया, जिसमें ईस्ट पाकिस्तान की जगह ईस्ट बंगाल का इस्तेमाल करते हुए वहां के लोगों को मदद का भरोसा दिया गया। उसी दौरान 10 अप्रैल 1971 को भारत में शरण लिए आवामी लीग के लीडर्स ने कलकत्ता में ईस्ट पाकिस्तान के लिए पीपल रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश का एस्टैब्लिशमेंट किया। इसी बीच ईस्ट पाकिस्तान से लोगों का भारत आना जारी रहा और कुछ ही महीनों में भारत में रेफ्यूजीज की संख्या 10 मिलियन के करीब पहुंच गई। देश में बढ़ती रेफ्यूजीज की संख्या ने भारत सरकार की चिंता को और भी बढ़ा दिया था। इस दौरान प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कई देशों का दौरा करके इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी अमेरिका और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस मामले में कोई कदम नहीं उठाया। ऐसे में इस पूरी सिचुएशन को संभालने के लिए भारत को केवल एक ही ऑप्शन नजर आ रहा था, और वो था पाकिस्तान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन लेना। इंदिरा गांधी जल्द से जल्द सैन्य कार्रवाई करना चाहती थी, लेकिन आर्मी चीफ जनरल सैम मानेकशॉ चाहते थे कि वॉर को नवंबर से पहले शुरू ना किया जाए। दरअसल मानेकशॉ मॉनसून को लेकर चिंतित थे। ईस्ट पाकिस्तान में लगातार बारिश के चलते हर साल फ्लड की सिचुएशन बन जाती थी। ऐसे में अगर युद्ध होता तो भारत के टैंक्स और तोपें वहां कीचड़ में धंस जाती और भारतीय सेना को सही से कार्रवाई करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। इसलिए सैम मानेकशॉ ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मिलिट्री इंटरवेंशन के लिए थोड़ा और रुकने की सलाह दी। इससे उस समय भारत ने सैन्य कार्रवाई तो नहीं की, लेकिन जनरल सैम मानेकशॉ के नेतृत्व में भारत में कई ट्रेनिंग सेंटर स्टैब्लिश किए गए, जिनमें ईस्ट पाकिस्तान की आजादी के लिए लड़ रही मुक्ति वाहिनी को मजबूत ट्रेनिंग दी जाने लगी। कुछ महीने की ट्रेनिंग और भारत से मिले लार्ज स्केल पर वेपन्स के बाद मुक्ति वाहिनी पाकिस्तान के साथ एक फुल फ्लेज्ड वॉर करने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुकी थी। पाकिस्तान भी भारत में चल रही मिलिट्री तैयारियों को क्लोजली फॉलो कर रहा था। मुक्ति वाहिनी के साथ इंडियन आर्मी को अपने खिलाफ तेजी से मोबिलाइज होते देख उसे जल्द ही किसी बड़े युद्ध का आभास होने लगा। ऐसे में वह भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर काफी बारीकी से नजर रखने लगा। पाकिस्तान युद्ध की स्थिति में INS विक्रांत की वजह से भारत को मिलने वाले फायदों को लेकर काफी चिंतित था। दरअसल इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत समुद्र में फ्लोटिंग एयर स्ट्रिप की तरह काम करता था। इस पर एक साथ कई फाइटर जेट्स को तैनात कर समुद्र में तेजी के साथ एक जगह से दूसरी जगह जाया जा सकता था। इसमें बेहद खतरनाक हॉकर सी हॉक, STOVL BAE सी हैरियर जेट फाइटर्स, सी किंग MK-42B, HAL चेतक हेलीकॉप्टर्स और ब्रेगवेट BR-1050 LEZ जैसे एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट फिट किए जा सकते थे, जो एक साथ पाकिस्तान के कई समुद्री और जमीनी ठिकानों को डिस्ट्रॉय कर सकते थे। इसके साथ साथ INS विक्रांत को कई तरह के एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम से इक्विप्ड किया गया था, जिसकी मदद से दुश्मन के हर मूवमेंट को डिटेक्ट किया जा सकता था। इन सब वजहों से युद्ध से पहले INS विक्रांत पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा कंसर्न बना हुआ था। भारत पहले ही अपने एयर स्पेस को पाकिस्तानी प्लेन्स के लिए ब्लॉक कर चुका था, जिससे पाकिस्तानी प्लेन्स और फाइटर जेट्स को अब श्रीलंका के रास्ते ईस्ट पाकिस्तान पहुंचना पड़ रहा था। इसके अलावा भारत ने एक और माइंड गेम खेलते हुए पाकिस्तान का अटेंशन ईस्टर्न फ्रंट से हटाने के लिए वेस्टर्न फ्रंट पर अपने एयर और नेवल ऑपरेशंस को तेज कर दिया। भारत से एयर पावर के मामले में पहले ही पिछड़ चुका पाकिस्तान नेवल पावर में भी काफी कमजोर था। उसके पास अपने कमांड को बचाने के लिए पर्याप्त सबमरीन्स और शिप्स नहीं थे। इसी कारण पाकिस्तानी नेवी के चीफ वाइस एडमिरल मुजफ्फर हसन ने वेस्टर्न फ्रंट को भारत के ऑपरेशन से बचाने के लिए अपनी पूरी नेवल पावर को वेस्ट की ओर तैनात कर दिया।
भारत की इस शानदार मूव से ईस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तानी नेवी के पास केवल एक नेवल डिस्ट्रॉयर पीएनएस सिलहट और कुछ गिने चुने गन बोट स्क्वाड्रन्स ही बच गए थे। पाकिस्तान को वेस्टर्न फ्रंट पर उलझाने के बाद इंडियन नेवी ने ईस्टर्न फ्रंट पर तेजी से अपने कोवर्ट नेवल ऑपरेशन शुरू करते हुए बे ऑफ बंगाल में नेवल ब्लॉकेड लगा दिया, जिससे ईस्ट पाकिस्तान के पोर्ट्स में पाकिस्तानी नेवी के साथ साथ 8 विदेशी मर्चेंट शिप्स भी फंस गए। बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी नेवल एक्टिविटीज के ब्लॉक होने से वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान पूरी तरह आइसोलेट हो चुके थे। इससे युद्ध की स्थिति में भारत बड़ी आसानी से बे ऑफ बंगाल में पाकिस्तानी शिप्स और सबमरीन्स की आवाजाही को रोककर ईस्ट पाकिस्तान में उसकी सेना को मिलने वाले हथियारों और अन्य सामानों की सप्लाई को खत्म कर सकता था। भारत ने पाकिस्तानी नेवी की किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को पकड़ने के लिए बे ऑफ बंगाल में 18,000 स्क्वायर माइल्स का एक सर्विलेंस एरिया बना दिया था, जहां से गुजरने वाली हर शिप की काफी सावधानी से जांच की जाने लगी। जांच के दौरान जो शिप्स न्यूट्रल पाए जाते उन्हें नियरेस्ट इंडियन पोर्ट पर एस्कॉर्ट कर दिया जाता, जबकि सस्पिशियस शिप्स को कैप्चर कर लिया जाता था। दोनों ही तरफ से युद्ध का माहौल बन चुका था। युद्ध की इन अटकलों के बीच आईएनएस विक्रांत को उसके फ्लीट के साथ ईस्टर्न नेवल कमांड में डिप्लॉय किया जाना था। इस फ्लीट में आईएनएस विक्रांत के साथ भारत ने 2 लेपर्ड क्लास फ्रिगेट्स आईएनएस ब्रह्मपुत्र और आईएनएस ब्यास, 2 पेटिया 3rd क्लास कॉर्वेट्स आईएनएस कमोरता और आईएनएस कवरत्ती और एक सबमरीन आईएनएस खंडेरी को शामिल किया था। आईएनएस विक्रांत को डिप्लॉय करने से पहले उसके बॉयलर में आई टेक्निकल इशू को दूर कर उसकी इफेक्टिवनेस का पता लगाने के लिए लगातार सी ट्रायल किया जा रहा था। कुछ ट्रायल के बाद ये कंफर्म हो गया कि आईएनएस विक्रांत पहले की तरह स्पीड पाने में सक्षम है, जिसका सीधा मतलब था कि अब आईएनएस विक्रांत के इस्तेमाल से चटगांव और खुलना जैसे बेहद इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को इजीली टारगेट किया जा सकता था। पाकिस्तान अच्छे से जानता था कि युद्ध होने पर आईएनएस विक्रांत उसके खिलाफ कितनी बड़ी तबाही मचा सकता था, इसलिए वो भारत के साथ किसी युद्ध में शामिल होने से पहले भारत के एकमात्र एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को डुबोना चाहता था। ये काम पीएनएस गाजी को सौंपा गया, जो उस समय न केवल पाकिस्तान बल्कि साउथ एशिया की सबसे ताकतवर सबमरीन थी। पीएनएस गाजी पहले एक अमेरिकन सबमरीन हुआ करती थी, जिसे यूएसएस डियाब्लो के नाम से जाना जाता था। यूएसएस डियाब्लो को बनने के बाद 31 मार्च 1945 को यूएस नेवी में कमीशन किया गया और उसने 1964 तक यूएस नेवी को अपनी सर्विसेज दी। उन दिनों पाकिस्तान और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी अच्छे थे और तब पाकिस्तानी नेवी में एक भी सबमरीन नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पर अमेरिका ने यूएसएस डियाब्लो को सिक्योरिटी असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत 1964 में पाकिस्तान को 4 साल के लिए लीज पर दे दिया। बाद में इस लीज पीरियड को और भी कई सालों के लिए बढ़ा दिया गया। पाकिस्तान की नेवी ने इसे पीएनएस गाजी का नाम दिया, जिसने 1965 में भी भारत के खिलाफ युद्ध में भाग लिया था। तब भी पीएनएस गाजी का मेन काम आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना था, जिसमें उसका दाव नाकाम रहा। 1971 में भी युद्ध की दहलीज पर खड़े होने की वजह से पीएनएस गाजी का काम फिर से आईएनएस विक्रांत की सही लोकेशन का पता लगाकर उसे डुबाना था। इसके अलावा इस बार उसे इंडिया के ईस्टर्न सी बोर्ड पर बारूदी सुरंगें भी बिछानी थी। लेकिन जहां पाकिस्तान ऐसे मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में था, तो वहीं भारत भी पाकिस्तान की हर सीक्रेट मूव का पता लगाकर उसे मात देने के मकसद से लगातार काम कर रहा था। सितंबर 1971 से ही भारत अपने ईस्टर्न कमांड में कई वायरलेस इंटरसेप्शन स्टेशंस लगाकर कराची, लाहौर, रावलपिंडी और ढाका के बीच होने वाले रेडियो ट्रांसमिशंस को इंटरसेप्ट करके उन्हें डिकोड करने का प्रयास कर रहा था। इसी प्रयास में एक दिन इंडियन नेवी ने ईस्ट पाकिस्तान के चटगांव में नेवल अथॉरिटीज के बीच होने वाली बातचीत को इंटरसेप्ट किया, जिसमें वो एक स्पेशल ग्रेड ऑफ ल्यूब्रिकेशन ऑयल के बारे में बात कर रहे थे। इस इंफॉर्मेशन से इंडियन नेवी के ऑफिसर्स के होश उड़ गए, क्योंकि इस तरह के ल्यूब्रिकेशन ऑयल का इस्तेमाल केवल सबमरीन्स और माइन स्वीपर्स में होता है। चूंकि पाकिस्तानी माइन स्वीपर्स और डेफने क्लास सबमरीन्स इतनी पावरफुल नहीं थी कि वो बे ऑफ बंगाल से ऑपरेट कर सके, इसलिए इंडियन नेवी ने अनुमान लगाया कि पाकिस्तान जरूर अपनी सबमरीन पीएनएस गाजी के साथ ही कोई मूवमेंट करने वाला है। इसके बाद भारत इस एरिया में अपने इंटरसेप्शन को और भी तेज करते हुए पाकिस्तान की हर छोटी से छोटी कम्युनिकेशन पर ध्यान देने लगा। उधर पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करने की प्लानिंग में लगा हुआ था। पूरी प्लानिंग के बाद 8 नवंबर 1971 को पाकिस्तानी नेवी में ऑपरेशन प्लान्स के डायरेक्टर रियर एडमिरल अब्दुल वाहिद बोहम्बल ने इस मिशन की जिम्मेदारी पीएनएस गाजी के कैप्टन जफर मोहम्मद खान को दी।
कैप्टन जफर को आईएनएस विक्रांत और इस मिशन से जुड़ी हर छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन से अवेयर करवाया गया और पीएनएस गाजी के सभी नौसैनिकों की छुट्टियां तुरंत कैंसिल कर उन्हें जल्द से जल्द इस मिशन के लिए भारत की ओर कूच करने के निर्देश दिए गए। पाकिस्तान में मची इस हलचल के बीच भारत में इंटरसेप्टिंग वायरलेस स्टेशन के एक कमांडिंग ऑफिसर मेजर धर्मदेव दत्त ने कराची और ढाका के बीच होने वाली कम्युनिकेशन में काफी इजाफा देखा। इस हलचल से उन्हें शक हुआ कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। वो पाकिस्तान के प्लान को जानने के लिए जी जान से जुट गए। उन्होंने बिना कोई ब्रेक लिए लगातार 72 घंटों तक काम कर 10 नवंबर को आखिरकार पाकिस्तानी नेवल कोड को डीकोड कर लिया। कुछ ही देर में उन्होंने बीते कुछ हफ्तों के सभी पाकिस्तानी मैसेजेस को डीकोड कर हर जरूरी इंफॉर्मेशन को इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स को फॉरवर्ड कर दिया। पाकिस्तानी नेवी के डिकोडेड कोड्स के जरिए पाकिस्तान का सारा प्लान भारत के आगे एक्सपोज हो चुका था। भारत को पता चल चुका था कि पाकिस्तानी नेवी आईएनएस विक्रांत को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। साथ ही पाकिस्तान अपने डेफने क्लास सबमरीन्स हैंगौर, सुशुक और मैंग्रो का इस्तेमाल कर बॉम्बे हार्बर में भारत के वेस्टर्न फ्लीट के वॉरशिप्स को भी बर्बाद करने की बड़ी प्लानिंग कर रहा है। अब भारत के लिए यह बेहद जरूरी था कि पाकिस्तान को खबर न लगे कि भारत ने उसके नेवल कोड को डिकोड कर लिया है। इसलिए धर्मदेव दत्त को इससे पूरी तरह सीक्रेट रखने के निर्देश दिए गए। उधर पाकिस्तान अपने खुफिया प्लान के एक्सपोज होने से अनजान आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने में लगा हुआ था। आईएनएस विक्रांत की एक्टिविटीज को ट्रैक करने के लिए उसने अपने एजेंट्स को भी बॉम्बे भेजा हुआ था। इन एजेंट्स ने सबसे पहले खबर दी थी कि आईएनएस विक्रांत बॉम्बे में स्टेशन्ड है, लेकिन 13 नवंबर को उन्होंने पाकिस्तान को बताया कि आईएनएस विक्रांत अचानक से कहीं गायब हो गया है। इस खबर से पाकिस्तानी नेवल इंटेलिजेंस के हाथ पांव फूल गए। वो किसी भी कीमत पर आईएनएस विक्रांत को ट्रैक कर उसे डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। उन्होंने तुरंत आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगाने के प्रयास तेज कर दिए, जिसमें उनका साथ कुछ वेस्टर्न देशों ने भी दिया। एक वेस्टर्न कंट्री के असिस्टेंट नेवल अटैचे ने भारत के वेस्टर्न फ्लीट के एडीसी से कई बार बातों ही बातों में आईएनएस विक्रांत की लोकेशन के बारे में जानने की कोशिश की, लेकिन एडीसी से उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा। हालांकि कुछ समय बाद पाकिस्तान ने किसी तरह आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता लगा लिया कि वो मद्रास में है। आईएनएस विक्रांत की इस लोकेशन को कंफर्म करने के लिए पाकिस्तान ने उसी वेस्टर्न कंट्री से मदद ली। बाद में जिसके एक एयरक्राफ्ट को मद्रास पोर्ट के आसपास कई बार चक्कर लगाते हुए देखा गया। तब तक भारत भी समझ चुका था कि पाकिस्तान को आईएनएस विक्रांत की एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी मिल चुकी है और ये सब केवल उसकी लोकेशन की कंफर्मेशन के लिए किया जा रहा है। आईएनएस विक्रांत की लोकेशन के कंफर्मेशन के बाद 14 नवंबर 1971 को पीएनएस गाजी को अपने शेड्यूल्ड प्लान के तहत कराची हार्बर से रवाना कर दिया गया। पीएनएस गाजी लगातार 4 दिनों तक ट्रैवल करने के बाद 18 नवंबर को श्रीलंका के त्रिनकोमाली पहुंच गई, जहां उसे रिफ्यूल करवाया गया और उसकी सफाई की गई। इन सब में 2 दिन का वक्त गुजर जाने के बाद 20 नवंबर को पीएनएस गाजी मद्रास की ओर मूव करने के लिए तैयार थी कि तभी कैप्टन जफर खान को कराची से एक मैसेज मिलता है कि आईएनएस विक्रांत अब मद्रास में नहीं है और उसकी प्रेजेंट लोकेशन के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। मद्रास से आईएनएस विक्रांत के गायब होने की खबर ने पाकिस्तान के नेवल हेडक्वार्टर्स में खलबली मचा दी थी। करीब 48 घंटों की जी तोड़ मेहनत के बाद भी पाकिस्तान आईएनएस विक्रांत की लोकेशन का पता नहीं लगा सका। बार बार आईएनएस विक्रांत की लोकेशन के बदलने से कैप्टन जफर का फ्रस्ट्रेशन बढ़ चुका था, लेकिन उनके पास इंतजार करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। दरअसल जब से भारत को पाकिस्तान के प्लान का पता चला था, तब से ही इंडियन नेवी अलर्ट पर थी। ईस्टर्न नेवल कमांड के कमांडिंग इन चीफ वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन तब से एक ऐसे शानदार प्लान पर काम कर रहे थे जिससे पाकिस्तान को उसी के जाल में फंसाकर मात दी जा सके। उनका मानना था कि पीएनएस गाजी के रहते आईएनएस विक्रांत पर हमेशा खतरा बना रहेगा। इसलिए इस प्रॉब्लम के परमानेंट सॉल्यूशन के लिए उन्होंने प्लान बनाया कि पीएनएस गाजी आईएनएस विक्रांत को निशाना बनाने आ रही है, इसलिए सबसे पहले आईएनएस विक्रांत को किसी सेफ जगह स्टेशन कर दिया जाए और फिर आईएनएस विक्रांत की जगह उसके जैसे दिखने वाले एक बड़े शिप को विशाखापट्टनम में खड़ा कर पाकिस्तानी नेवी तक ये खबर पहुंचाई जाए कि आईएनएस विक्रांत विशाखापट्टनम में है। ऐसे में जब पीएनएस गाजी उस शिप का पीछा करते हुए वहां आ जाए, तब इंडियन नेवी द्वारा उसका स्वागत डेप्थ चार्ट से किया जाए। वाइस एडमिरल नीलकंठ कृष्णन ने इस काम के लिए आईएनएस राजपूत को चुना, जो इंडियन नेवी का पहला गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर था। ये तेज रफ्तार से चलने, तेजी से अपनी दिशा बदलने और अपनी गाइडेड मिसाइल से दुश्मन को तहस नहस करने में सक्षम था।
इस मिशन की पूरी जिम्मेदारी उसके कमांडर इंदर सिंह की थी। इंदर को पता था कि इस मिशन में काफी खतरा है, जरा सी भी चूक उनकी जान ले सकती थी और मिशन के फेल होने से देश को बड़ा सेटबैक लग सकता था। लेकिन उनके हौसले बुलंद थे। उन्होंने एन कृष्णन से वादा करते हुए कहा कि चाहे मैं जिंदा वापस लौटूं या ना लौटूं, लेकिन INS राजपूत अपने मिशन को पूरा करके जरूर सुरक्षित वापस लौटेगा। इतना कहकर वो 250 नौसैनिकों के साथ अपने मिशन की ओर निकल पड़े। इधर बड़ी चालाकी से INS विक्रांत को अंडमान भेजकर वही स्टेशन कर दिया गया। इस तरह भारतीय नेवी का ये एयरक्राफ्ट कैरियर भी सेफ हो गया और पाकिस्तान को मजा चखाने के लिए भारतीय नौसेना का INS राजपूत विशाखापट्टनम की तरफ बढ़ने लगा। अब ऐसे में भारत पाकिस्तान को यकीन दिलाना चाहता था कि INS विक्रांत विशाखापट्टनम हार्बर में है ताकि PNS गाजी भी वहां आ पहुंचे। इसलिए पाकिस्तान को झांसा देने के लिए जानबूझकर INS विक्रांत की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए एक सेलर से उसके घर एक फेक तार भिजवाया गया, जिसमें INS विक्रांत के विशाखापट्टनम पोर्ट में स्टेशनड होने की बात कही गई थी। इस दौरान INS राजपूत भी धीरे धीरे विशाखापट्टनम की ओर बढ़ता रहा। कई दिनों के बाद INS राजपूत विशाखापट्टनम पहुंच गया, जिसके बाद कई जगहों पर इधर उधर चक्कर काटते हुए इंदर सिंह ने INS राजपूत से INS विक्रांत के कॉल साइन का इस्तेमाल कर उसी रेडियो फ्रीक्वेंसी पर बार बार खाने पीने की चीजों की मांग की, जो एक बड़ी शिप और एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी होती है। इसके बाद विशाखापट्टनम बाजार से बहुत बड़ी मात्रा में राशन, मीट और सब्जियां खरीदी गई ताकि वहां मौजूद पाकिस्तानी जासूस पाकिस्तान को यह खबर दे सके कि विक्रांत इस समय विशाखापट्टनम में ही खड़ा है। इसके बाद ठीक ऐसा ही हुआ। 23 नवंबर 1971 को पाकिस्तान तक ये बात पहुंच गई, जिसे पाकिस्तान नेवल इंटेलिजेंस ने तुरंत कैप्टन जफर खान को पास कर दिया। भारत की योजना से बेखबर कैप्टन जफर खान ने 23 नवंबर को PNS गाजी को त्रिंकोमाली से विशाखापट्टनम की ओर मूव कर दिया। अब पाकिस्तान पूरी तरह से भारत के बिछाए जाल में फंस चुका था और आगे उसी में उलझकर इसका खामियाजा अब PNS गाजी को खोकर चुकाने वाला था। 25 नवंबर तक PNS गाजी मद्रास को पार कर गई और लगातार आगे बढ़ते हुए 1 दिसंबर की रात 11:45 पर विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशनल चैनल में एंटर कर गई। PNS गाजी को बिना किसी खतरे के विशाखापट्टनम तक पहुंचता देख पाकिस्तान बहुत खुश था। भारत ने भी पाकिस्तान के इस भ्रम को कायम रखते हुए चुपचाप PNS गाजी को अपनी समुद्री सीमा में घुसने दिया और ऐसा दिखाता रहा जैसे उसे पाकिस्तान के इस घुसपैठ की कोई खबर ही नहीं है। 1 दिसंबर की रात विशाखापट्टनम कोस्ट पर पहुंचने के बाद PNS गाजी के कमांडर कैप्टन जफर को 3 तरह के ऑप्शंस पर काम करना था। पहले ऑप्शन के मुताबिक उन्हें विशाखापट्टनम पोर्ट के नेविगेशन चैनल में बारूदी सुरंगें बिछानी थी ताकि अगर INS विक्रांत इस सुरंग से गुजरे तो वह खुद से ही डिस्ट्रॉय हो जाए। दूसरे ऑप्शन के तहत उन्हें INS विक्रांत को विशाखापट्टनम हार्बर में एंटर कर अपने टॉर्पीडो से डिस्ट्रॉय करना था, जबकि तीसरे ऑप्शन के तहत उन्हें अपनी पोजीशन पर रहते हुए विक्रांत के इस पोर्ट से निकलने का इंतजार कर उसे आखिरी मोमेंट पर निशाना बनाना था। पोर्ट के नेविगेशन चैनल की गहराई कम होने की वजह से वो हार्बर के साउथ ब्रेक वाटर से 2.1 नॉटिकल माइल से ज्यादा करीब नहीं जा सकते थे, इसलिए उन्होंने तीसरे ऑप्शन के साथ जाने का फैसला किया और वहीं रुककर INS विक्रांत के विशाखापट्टनम पोर्ट से बाहर निकलने का इंतजार करने लगे। कई घंटों के लंबे इंतजार के बाद PNS गाजी पर तैनात मेडिकल टीम ने जफर को सलाह दी कि लंबे समय तक समुद्र के अंदर रहने से सबमरीन से निकल रही फ्यूम से न केवल इस पर सवार सैनिकों की तबीयत बिगड़ सकती है, बल्कि इससे सबमरीन को खुद से डिस्ट्रॉय होने का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए उन्हें रात के समय गाजी को खुली हवा में पानी के ऊपर लाना चाहिए। कमांडर जफर खान को भी अंदाजा था कि अगर सबमरीन का हाइड्रोजन लेवल तय सिक्योरिटी स्टैंडर्ड से ऊपर हो गया तो बन रही गैस से गाजी में ब्लास्ट हो सकता है, लेकिन उनके लिए उसे दिन के उजाले में ऊपर लाना खतरे से भरा था और सतह पर आने से उसे आसानी से ट्रेस किया जा सकता था। वही सबमरीन के काफी समय से पानी के अंदर रहने से अब तक कई सेलर्स की तबीयत खराब हो गई थी। कुछ सेलर बुरी तरह खांस रहे थे, जबकि कुछ की आंखों पर गंभीर रूप से असर पड़ रहा था। दूसरी तरफ INS राजपूत के कमांडर इंदर सिंह सभी नेविगेशनल एड्स को बंद करके 3 दिनों से लगातार इस एरिया में पेट्रोलिंग कर रहे थे ताकि इस पोर्ट में केवल पाकिस्तानी सबमरीन PNS गाजी की हलचल बचे और जैसे ही वो यहाँ कोई मूवमेंट करे उसे तुरंत डेप्थ चार्जेस से तबाह किया जा सके।
लेकिन काफी मशक्कत के बाद भी इंदर सिंह को पीएनएस गाजी की कोई खबर नहीं लग पाई थी। इस लुका छुपी के खेल में 3 दिसंबर आ गया और शाम के 5:45 पर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इंडियन एयरफील्ड्स अंबाला, उत्तरलाई, जोधपुर, पठानकोट, श्रीनगर और अवंतीपुर पर एयर स्ट्राइक कर ऑपरेशन चंगेज खान शुरू कर दिया। भारतीय सेनाएं भी तैयार बैठी थी, जिन्होंने तुरंत पाकिस्तानी हमले का जवाब देना शुरू कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच थर्ड इंडो पाक वॉर की शुरुआत हो गई। दोनों तरफ से जारी जमीनी और हवाई हमलों के बीच प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने उसी दिन करीब आधी रात को ऑल इंडिया रेडियो के जरिए देश को संबोधित किया। देश के नाम अपने संदेश में उन्होंने देशवासियों को पाकिस्तान द्वारा किए गए हमले और भारत द्वारा की गई जवाबी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों और देशवासियों से इस संकट के समय में एकजुट रहकर सरकार का साथ देने की अपील की। वॉर की खबर आईएनएस राजपूत के कमांडर इंदर सिंह तक भी पहुंचाई गई और उन्हें तत्काल वहां से मूव कर दूसरे मोर्चे को संभालने को कहा गया। दूसरी तरफ पीएनएस गाजी में सवार लोगों की हालत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए बुरी स्थिति को देखते हुए कैप्टन जफर ने तय किया कि वो पहले गाजी को पेरिस्कोप के लेवल तक लाकर बाहर की स्थिति का जायजा लेंगे और कोई हलचल ना दिखाई देने पर वो पानी के ऊपर आ जाएंगे। इसके बाद पीएनएस गाजी को पेरिस्कोप लेवल तक ले जाया गया और वहां से कैप्टन जफर बाहर की स्थिति का मुआयना करने लगे। उस समय तक इंदर सिंह विशाखापट्टनम पोर्ट को छोड़ने की तैयारी कर चुके थे, लेकिन तभी आईएनएस राजपूत में लगे सोनार ने 3 नॉटिकल माइल्स दूर समुद्र की गहराई में किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट किया। टेक्नीशियंस ने कुछ देर बाद कंफर्म कर दिया कि वो ऑब्जेक्ट कुछ और नहीं बल्कि पीएनएस गाजी ही है। इंदर सिंह की 3 दिनों की तलाश पूरी हो चुकी थी और उन्हें अपना टारगेट साफ साफ दिखाई दे रहा था। इसके बाद उन्होंने आईएनएस राजपूत की स्पीड को बढ़ा दिया और तेजी के साथ पीएनएस गाजी की तरफ बढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पीएनएस गाजी के कैप्टन जफर ने देखा कि एक बड़ा इंडियन नेवी वेसल तेजी से उनके डायरेक्शन में बढ़ता चला आ रहा है। इस खतरे से बचने के लिए उन्होंने बिना समय गवाए गाजी को नीचे ले जाना चाहा, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। आईएनएस राजपूत उसके काफी करीब आ चुका था और वो उस पर एक्सप्लोजिव से भरे 2 डेप्थ चार्जेस दागते हुए तेजी के साथ आगे निकल गया। इससे पीएनएस गाजी में रखे टॉर्पीडोज और एक्सप्लोजिव्स में आग लग गई, जिसने उसके फॉरवर्ड हल को उड़ा दिया। अब तक इंदिरा गांधी का देश के नाम संबोधन खत्म भी नहीं हुआ था कि तभी विशाखापट्टनम पोर्ट से कुछ ही दूरी पर एक जबरदस्त धमाका होता है। ये धमाका इतना तेज था कि पोर्ट के आसपास के घरों के शीशे टूट गए और इसकी आवाजें काफी दूर तक सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे समुद्र के अंदर कोई परमाणु बम फटा है। इस जोरदार धमाके से समुद्र का पानी कई फीट ऊपर तक उठ गया। जारी युद्ध की वजह से वहां आसपास के लोगों को लगा कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट ने उनके शहर के ऊपर बमबारी शुरू कर दी है, लेकिन सच्चाई ये थी कि पाकिस्तान की एकमात्र सबमरीन पीएनएस गाजी इंडियन नेवी की शानदार रणनीति के कारण उसके 93 नौसैनिकों समेत डुबो दी गई थी। भारत ने पीएनएस गाजी को समुद्र में डुबोकर इस युद्ध में एक बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। गाजी के डूबने से अब ईस्टर्न फ्रंट आईएनएस विक्रांत के लिए बिल्कुल खाली हो गया था, जिसका फायदा भारत को आगे युद्ध के दौरान मिलने वाला था। अगले दिन 4 दिसंबर की सुबह कुछ मछुआरों को विशाखापट्टनम के कोस्ट से गाजी के मलबे के कुछ टुकड़े और पाकिस्तानी सैनिकों की कई लाइफ जैकेट्स तैरती हुई मिली, जो साफ साफ पाकिस्तान की हार की गवाही दे रही थी। पीएनएस गाजी के डूबने की घटना को कंफर्म करने के लिए 4 दिसंबर की दोपहर इंडियन नेवी ने लेफ्टिनेंट कमांडर सज्जन कुमार दाहिया के नेतृत्व में एक टीम को आईएनएस अक्षय के साथ घटना स्थल पर भेजा। इस दौरान इस टीम ने पीएनएस गाजी की क्लॉक रिकवर्ड की, जो 4 दिसंबर को 12:15 AM पर बंद हुई थी। इंडियन नेवी की शानदार स्ट्रेटेजी से पाकिस्तान को पीएनएस गाजी को खोकर गहरी चोट तो पहुंची, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान ने बदनामी से बचने के लिए पीएनएस गाजी के डूबने को मात्र एक एक्सीडेंट करार दिया। पाकिस्तान के हिसाब से पीएनएस गाजी गहरे अंधेरे की वजह से अपनी पोजीशन को पहचान नहीं सकी और अपने ही बिछाया माइनफील्ड में फंसकर ब्लास्ट हो गई। पाकिस्तान चाहे जो सोचता या दुनिया के सामने चाहे जो कहानी बनाता, लेकिन पीएनएस गाजी को खत्म कर भारत का काम हो चुका था। इस जीत से उत्साहित इंडियन नेवी ने 4 दिसंबर को आईएनएस विक्रांत के साथ ईस्ट पाकिस्तान पर धावा बोल दिया। उस दिन विक्रांत के फाइटर जेट्स ने चटगांव और कॉक्स बाजार में बमबारी करके पाकिस्तान के सी रूट को ब्लॉक कर दिया, जिससे यहाँ लड़ रही पाकिस्तानी आर्मी को वेस्ट पाकिस्तान से वेपन्स और लॉजिस्टिक्स मिलना बंद हो गए।
लगभग यही माजरा पूरे युद्ध के दौरान जारी रहा और आईएनएस विक्रांत ने अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए मोंगला और खुलना में पाकिस्तानी आर्मी को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। आईएनएस विक्रांत का हर एक वार पाकिस्तान पर दोहरा प्रहार कर रहा था। उसका हर निशाना पाकिस्तान के जख्मों को कुरेदने का काम कर रहा था। भारत ने वेस्टर्न फ्रंट पर भी इसका फायदा उठाया और 4 दिसंबर 1971 को मिसाइल बोट्स के जरिए कराची में घुसकर भारी तबाही मचा दी। वहां तैनात पाकिस्तानी नेवल वेसल पीएनएस खैबर को जब उसकी खबर मिली तो वह तेजी से इन मिसाइल बोट्स की ओर बढ़ने लगी, लेकिन कुछ ही देर में वह खुद इंडियन मिसाइल्स का निशाना बन गई, जिससे उसके बॉयलर रूम में भयंकर आग लग गई और थोड़ी देर में वह समुद्र की गहराइयों में समा गई। दोनों देशों के बीच ये युद्ध करीब 13 दिनों तक चला। 16 दिसंबर 1971 को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी को चारों ओर से घेर लिया, जिससे मजबूर होकर करीब 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को भारतीय सेना के सामने सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही पाकिस्तान के अत्याचारों से ईस्ट पाकिस्तान को मुक्ति मिली और भारत के प्रयासों से बांग्लादेश के रूप में एक नए देश का जन्म हुआ। आगे चलकर अमेरिका ने पीएनएस गाजी को अपनी सबमरीन होने की बात कहते हुए उसे अपने खर्चे पर समुद्र से बाहर निकालने की मांग की, लेकिन भारत ने उसके प्रपोजल को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि पीएनएस गाजी ने अवैध तरीके से भारतीय जल क्षेत्र में घुसपैठ की थी, इसलिए इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती। आईएनएस विक्रांत को डुबाने निकली पीएनएस गाजी आज भी अपने अधूरे सपने के साथ विशाखापट्टनम पोर्ट के पास समुद्र की सैकड़ों फीट गहराई में समाई हुई है, जहां उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है।